हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इन ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और हमसे अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 121 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है। तो कहता है ऐसा क्यों होता है। कहता है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज़ हो जाती है। कहता है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऐसा होता क्यों है कि बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होता है। देखो, आमाशय जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट। इसके अंदर भोजन का पाचन तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि आमाशय में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, वो मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें नोट करूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा। जैसे कि ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया। जैसे कि एमाई, लेज हो गया, लाइपेज हो गया, है ना। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके आमाशय यानी कि पेट के अंदर पाए जाते हैं, जो भोजन पचाने की दर को तेज कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके कारण आमाशय का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब टुकड़े टूटेंगे तो आमाशय का क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तथा एंजाइम की क्रिया तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए हुए आप लोग। तो फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा कि आमाशय के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, या अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पर मैंने सारी PDF आपकी अपलोड कर दी हैं, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, और इसकी क्लासेस भी इस क्लास के बाद अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिशा से ज़रूर मिलेगा और चाल दूरी से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि कानपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, 432 किलोमीटर है। कहता है कोई एक ट्रेन है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 तारीख को चली और 23:45 प्रस्थान करके 19 तारीख को अगले दिन 7:45 कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। कहता है इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल बताना है। चाल बराबर बेटा आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है। दूरी तो है, समय हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो, दूरी हमें पता है, उसे हम नोट नहीं करते हैं। यात्रा का समय निकाल लेते हैं हम। तो समय कैसे निकालेंगे, देखो 18 तारीख को कितने बजे चली, 23 बज के, यानी कि रात में 45 मिनट पर चली। इसके बाद 12 बजेंगे, यानी कि 24 बजेंगे, ऐसा समझ लो। क्या बचेंगे, 24। जब 24 बचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो गया, 15 मिनट, ये तो हुआ। उसके बाद जैसे ही 24 बचेंगे, यहाँ पे कितनी तारीख हो जाएगी, आपकी कितनी तारीख हो जाएगी, 19 तारीख हो जाएगी रात में 19 तारीख हो जाएगी। और जैसे ही 19 तारीख होगी और उस 19 तारीख के सुबह 7 बजे तक, कितने बजे तक, 7:45 बजे वो क्या करती है, कानपुर में प्रस्थान रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने घंटे हो गए, 7:45, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कुल कितने घंटे आ जाएंगे, 8 घंटे आ जाएंगे। यानी कि हमें समय मिल गया कि 8 घंटे लगेगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो दूरी मेरे पास कितनी थी, दूरी थी मेरे पास 432 किलोमीटर। समय मैंने निकाल लिया 8 घंटे, ठीक है। अब मुझे फार्मूला पता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो गया, चल नहीं रहा है भाई, चलो। चाल बराबर
दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 432 किलोमीटर और 8। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन आपके मीटर पर सेकंड में दिया गया है। जब मीटर पर सेकंड में दिया गया है यानी कि बड़े को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किस में बन जाता है, मीटर पर सेकंड में बन जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लें कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे काट लीजिए। देखो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, 7 बचे 9 अट्ठे 72, ठीक है, 8 से काट लो, 8 छंग 48, 2 3 6 और 5 3 15, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 15 मीटर पर सेकंड है या नहीं है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 123 की ओर, और कहता है 123 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी। कहता है कि सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना। भाई साइकिल चलाने से मोटापा थोड़ी ना बढ़ेगा। कभी कभी पिकनिक पर जाना, साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना, या किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना। देखो, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना बच्चों में मोटापे का कारण बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात। देखो, घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में क्या है, स्थित है। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 125वां क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। कहता है उन्हें कच्चा करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, या उन्हें सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, देखो, मिट्टी के घड़ों को आग में इसलिए पकाया जाता है ताकि वे मजबूत व पक्का हो सके। घड़ा मुख्यतः जल, अनाज एवं अन्य वस्तुओं को संरक्षित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या करने के लिए किया जाता है, पक्का बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 126 की ओर, और कहता है कि रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। कहता है सभी मांगलिक कार्यों पर, सभी त्योहारों पर, सभी विशेष आयोजनों पर, या सभी खुशी के अवसरों पर। देखो, भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाता है। किसको, प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाता है। ये धार्मिक संस्कृति एवं आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर से बुरी आत्माओं एवं दोषों को दूर रखती है। तो रंगोली का रंग घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाता है। प्रत्येक मांगलिक कार्य पर, कौन से, प्रत्येक मांगलिक कार्य पर रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 127 की ओर, और अच्छा क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं ले चुका हूँ। एक नया पैटर्न आया है, अगर आ गया तो आप लोग परेशान हो गए। कहता है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में अक्षर ए प्रदर्शित करता है। तो अक्षर ए क्या प्रदर्शित करता है। कहता है वेल को, कुत्ते को, शार्क को, मगरमच्छ को। एक तरफ दे रखा है सर्किल में, ये एक तरफ दे रखा है यहाँ पर ये स्थान में रहने वाले जीव, दूसरी तरफ ये दे रखा है आपका पानी में रहने वाले जीव। ठीक है, अब ये जो है इधर भी है और इधर भी है, यानी कि ऐसा जीव इसमें से ढूंढना है जो स्थान यानी कि स्थल पे भी रहे और पानी पे भी रहे। अब बताओ वो कौन सा होगा। देखो, वेल सिर्फ पानी में रहती है, ये तो नहीं होगा। शार्क भी, कुत्ता केवल कहाँ रहता है, कुत्ता केवल स्थल पर रहता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। क्यों, क्योंकि ये उभयचर होता है। कैसा होता है, उभयचर होता है। ये उभयचर होता है यानी कि जो जल एवं स्थल दोनों में रहता हो। ठीक है, तो
इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग देख रहे हो नहीं। कहता है कि आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। ठीक है, जो गलत जोड़ा है उसकी पहचान करना है। किसकी? जो गलत जोड़ा है। कहता है मधुकोश शहद। ठीक है, मधुकोश शहद की मक्खी, बाबी भौरा ज़मीन में बिल खरगोश का होता है, या सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल का होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो, मधुकोश शहद की मक्खी होती है, ये ठीक है। ज़मीन में बिल खरगोश बनाते हैं, ठीक है। सूखी घास और तिनकों में झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल बनाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक नहीं है। बाम्बी जिसे हम भौरा बनाता है, नहीं। बाम्बी जो होती है दीमक का आवास होता है, ये इसका नहीं होगा। ये किसका होगा? दीमक का आवास होगा। किसका आवास होगा? दीमक का आवास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि वे भारत के 4 ऐसे राज्यों के नाम लिखे जहां पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर है। शिक्षार्थी निम्न 4 राज्यों के नाम लिखता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम। शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए राज्यों में से सही वाला कौन सा है, ये बताना है आपको। देखो, भारत में 4 दिए गए राज्यों में से वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 75% अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य में, जैसे कि उसने अरुणाचल प्रदेश लिखा, तो अरुणाचल प्रदेश का कितना होता है, हमें इससे अधिक बताना है। 75% से अधिक क्षेत्रफल वाले, वो वाले बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना होता है वन क्षेत्रफल? इसका होता है आपका 80 दशमलव, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 80.30। क्या बात है, आज चल नहीं रहा है ये। ठीक है, 80.30 अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अच्छा, मणिपुर का आ गया 77.40%। नागालैंड का कितना आएगा? 78.21%। असम का कितना आएगा? 34.21%। ठीक है, तो यानी कि आपका ये भी होगा 75% से ज़्यादा, ये भी 75% से ज़्यादा, ये भी 75% से ज़्यादा, लेकिन असम नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिसमें होगा वो वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। कहता है बरगद का पेड़, खजूर का पेड़, रेगिस्तानी बलूत या नीम का पेड़। बरगद का पेड़ का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बरगद की पेड़ों पे तो जड़ें लटकती होती हैं उसकी शाखाओं से। बरगद के पेड़ में अतिरिक्त जड़ें होती हैं जो उसे क्या प्रदान करती हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्या प्रदान करती हैं? सहारा। ठीक है, सहारा प्रदान करती हैं, उनकी शाखाओं से निकलती हैं। इन जड़ों का अवलंब जड़ें कहा जाता है। इन जड़ों को क्या कहा जाता है? अवलंब जड़ कहा जाता है, जो मोटे काष्ठयुक्त तने के रूप में विकसित होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।